देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखिए पहले आप लोग टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स दो तरह का होगा, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्सेस विच एक्ट ऑन बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट। अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाना चाहता है तो वैसे केसेस में आपको किसी ऑब्जेक्ट को टच करना जरूरी है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए बी को फोर्स लगाना चाहता है तो ए को क्या करना होगा? बी को टच करना होगा। हम और आप में से कोई भी बिना टच किए फोर्स नहीं लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दोस्त को ऊपर मारना चाहते हैं और उसको छुए नहीं और वो मार खा जाए, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग जितना भी फोर्स ऐड करते हैं फिजिकल टच से करते हैं, और बिना टच के फोर्स, बिना मास के कांटेक्ट के, बिना मास के टच के फोर्स अगर लग जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट। और अगर फोर्स क्रिएट करने के लिए मास का टच होना जरूरी है तो उसके लिए बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए आप समझ गए हैं कि सभी फोर्स जहां पे मास का कांटेक्ट होना जरूरी है, सभी फोर्स क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। और ये भी मालूम है कि कांटेक्ट फोर्स कितने तरह का होता है। अब आराम से धीरे धीरे समझते हैं। पहला है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल फोर्स। दूसरा है टेंशन फोर्स, तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स, चौथा है फोर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग फोर्स, और पांचवा है फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, फोर्स ड्यूरिंग या फोर्स ड्यू टू कोलिजन, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। एक एक करके हम लोग डील करेंगे सबको। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल फोर्स को। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स देखिए ये नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी पे कैसे एक्ट करे? नॉर्मली एक्ट करे। देखिए कैसे एक्ट करे? नॉर्मली एक्ट करे। तो कैसे एक्ट करे? नॉर्मली मतलब एक डायरेक्शन हो गया। तो ये जो नाम है ये फोर्स के डायरेक्शन के बेसिस पे नाम पड़ा है। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मली एक्ट करता है उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सपोज कर लीजिए कि मैंने क्या किया, इस पेन को हाथ में, देखिए अगर छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे रखा तो क्या हो रहा है? ऐसे रखने से अभी आप गौर कीजिए ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब ये मेरे हाथ पे आ रहा है तो मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। देखिए ये जो फोर्स मेरे हाथ पे लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है? डाउनवर्ड, ड्यू टू वेट, डाउनवर्ड लगा रहा है ना। तो ये भी एक तरह कांटेक्ट है। तो ये जो कांटेक्ट लगा रहा है वो मेरे हाथ पे लगा रहा है, और ठीक सेम टाइम में जब ये मेरे हाथ पे फोर्स लगाया तो हम भी इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर, है ना। तो अगर आप बात करेंगे तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पेन के ऊपर वो कहाँ एक्ट कर रहा है? ऊपर। और ये जो फोर्स है इस पेन के ऊपर आप देखिए कैसे एक्ट कर रहा है? नॉर्मली एक्ट कर रहा है ना, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है ना। इसलिए वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट के थ्रू 90 डिग्री पे एक्ट करे, नॉर्मली एक्ट करे, ऐसा कांटेक्ट फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट से ही आता है और नॉर्मल ही आता है। ऐसा कभी नहीं है कि नॉर्मली नहीं आएगा। मैंने वर्ड क्या यूज किया कि नॉर्मली आता है, मतलब कि बॉडी पे जब भी आएगा नॉर्मली आएगा। डिटेल में क्लास 11 में है, वो सब हम लोग देखेंगे 11 में, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही समझना है कि सपोज कर लीजिए ये ग्राउंड है और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। आपसे एग्जाम पूछेगा फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड करना है। देखिए आपको क्या करना है कि नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे निकालना है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना होगा तो आप एक काम करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स एक्ट कर रहा है सारा फोर्स आप दिखा देंगे उसको, ठीक है। इस तरह के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है आप उस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी आपको किस पे फोर्स निकालना है? मुझे फोर्स निकालना है ब्लॉक के ऊपर। तो आप एक काम कीजिए, आप ब्लॉक और ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को ड्रॉ कीजिए, अलग कर लीजिए, फ्री कर लीजिए उसको, ठीक है। मैंने ब्लॉक M को फ्री कर लिया
और उसके ऊपर जितना फोर्सेस है वो मैंने सब दिखा दिया। तो इनके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? सबसे पहले जो फोर्स एक्ट करता है वो नेचुरल फोर्स जो ऑलवेज है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी अपना एक्ट कर रहा है इस मास के ऊपर, जिसको बोलते हैं वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेट कहाँ होगा? वो वेट नीचे होगा। लेकिन ये वेट जो है, जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसको एक्ट करने के लिए किसी भी तरह का टच करने का जरूरत नहीं है। पेन अगर हवा में है तो भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ग्रेविटी किसी कांटेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा है, या फिर जो वेट नाम का फोर्स है, जो वेट ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो किसी कांटेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा है। और अगर ये किसी कांटेक्ट के थ्रू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक अभी कहाँ रखा हुआ है? ये ब्लॉक ऑन द फ्लोर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक जो है वो फ्लोर को नीचे टच करेगा, एक्शन, तो उसको वापस कहाँ मिलेगा? रिएक्शन। मैंने एक्शन रिएक्शन अभी तक नहीं पढ़ाया है, आगे होगा, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड पे फोर्स एक्ट करेगा तो ग्राउंड नीचे से इसको कहाँ धक्का मारेगा? ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। और ये जो कांटेक्ट फोर्स आया, ये थ्रू कांटेक्ट आया ना, इसीलिए बहुत लोग इसको सी से दिखाते हैं, क्योंकि एक तरह से ये रिएक्शन भी है, एक्शन के बाद रिएक्शन मिला, इसलिए बहुत लोग इसको आर से भी दिखाते हैं। और सबसे जो अच्छा होता है जो हम लोग दिखाते हैं एन से। एन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये जो कांटेक्ट फोर्स ग्राउंड से ब्लॉक के ऊपर आ रहा है, ये ब्लॉक के ऊपर एक्ट होते वक्त एकदम नॉर्मली आ रहा है, इसलिए इसका एक नाम और हो गया नॉर्मल फोर्स। देखिए, नॉर्मल फोर्स जहां से आता है वहां नॉर्मल होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी पे नॉर्मल है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी पे नॉर्मल नहीं है, तो क्या नॉर्मल नहीं कहलाएगा वो? नहीं, नॉर्मल फोर्स बॉडी पे नॉर्मल हो ना हो, लेकिन जिस बॉडी से आ रहा है वहां से नॉर्मल होता है। तो ये डेप्थ में हो गया, ये 11 में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल 10 के लिए इतना काफी है कि नॉर्मल फोर्स जहां से आता है वहां नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स कहां से आ रहा है? वो ग्राउंड से आ रहा है। तो अगर ग्राउंड को हम अगर ड्रॉ करते हैं, एक बार ग्राउंड को भी अगर ड्रॉ किया जाए एवरीबॉडी, तो ग्राउंड जो है नॉर्मल फोर्स अपने पास से ला रहा है, भेज रहा है। किसको भेज रहा है? वो भेज रहा है किसको? ग्राउंड, इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ये जो एक्ट कर रहा है नॉर्मल थ्रू द ग्राउंड, वो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, इस ग्राउंड पे तो एक्ट नहीं कर रहा है ना। तो एफबीडी में हम लोग वही फोर्स दिखाते हैं जो उस पे एक्ट करता है। वो किस पे एक्ट कर रहा है वो हम नहीं दिखाते हैं, जो उस पे एक्ट होगा उसको दिखाएंगे। तो देखिए, ये जो ग्राउंड एक्ट कर रहा है नॉर्मल, वो तो उसके ऊपर दिखा रहा है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा सकते। मैंने समझाना चाहा कि ग्राउंड से जो फोर्स आता है वो नॉर्मली आता है, इसलिए इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? 90 डिग्री का होता है, इसलिए नॉर्मल बोलते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। तो फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। आप देखिए, क्या ब्लॉक के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? ये देखिए, तो आप देखिए कि इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं, और कुछ हो भी नहीं सकता। कहां से? कुछ भी नहीं है। देखिए, फ्रिक्शंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो सरफेस है वो स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो रफ सरफेस पे होता है। जहाँ पे जगह रफ हो वहाँ फ्रिक्शन आता है। स्मूथ सरफेस पे, जैसे लाइक आइस हो गया, तो आइस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, तो यहाँ स्मूथ है, तो फ्रिक्शन होने का भी चांस नहीं है। तो सारा फोर्स खत्म। अब सारा फोर्स खत्म होने के बाद आप देखेंगे क्या हो क्या रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया? कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट मतलब अपना वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी चीज अगर 1 सेकेंड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? रेट। तो चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर आप देख रहे हैं ये सब फोर्स एक्ट होने के बाद, आपने जितना डायग्राम में फोर्स बनाया है, सब कुछ एक्ट होने के बाद अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर नेट एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नेट फोर्स होगा। और अगर वो रुका हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है, उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, रुका भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी है भी तो वो बढ़ नहीं रहा है। वेलोसिटी नहीं बढ़ने का मतलब क्या होता है? कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। एक्सेलरेट नहीं कर रहा है मतलब कि उस पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करेंगे, मैंने पहले डायग्राम में दिखाया, क्योंकि आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होता है, या तो बढ़ता भी है या तो घटता भी है। लेकिन अगर वेलोसिटी इफ क्या करेंगे आप? इफ वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी है लेकिन वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो भी इसका मतलब क्या है? कि कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, मतलब कि फोर्स नहीं है। फोर्स, क्योंकि फोर्स यहाँ पे नहीं है। फोर्स हम जब अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वो तो बढ़ेगा या घटेगा। तो फोर्स 0 है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? सब मिला करके फोर्स 0 कर देंगे। और अगर नहीं होगा, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो आप 0 नहीं करेंगे, नेट फोर्स करेंगे। तो अभी फिलहाल वो हम लोग कंसेप्ट आगे सीखेंगे, अब वो उतना टफ दिखना नहीं हमको,
तो इस केस में आप देखिए ना, ब्लॉक तो रुका हुआ है ना, ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो ब्लॉक के रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर F net force resultant is equal to 0। अच्छा, 0 फोर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, जरूर ये फोर्स इसको क्या कर दिया, बैलेंस करके कैंसिल करके खत्म कर दिया, ये ऊपर नॉर्मल और वेट नीचे, दोनों दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इसका मतलब कि ये और W दोनों आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो नेट जीरो आएगा ना, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा तो बॉडी ऊपर भाग जाएगा, और अगर वेट ज्यादा होगा नॉर्मल कम तो बॉडी अंदर भाग जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, है ना। तो बोल सकते हो कि n माइनस डब्ल्यू सब्सट्रैक्शन, अपोजिट एक्शन में ना, सब्सट्रैक्शन अपोजिट है, माइनस है, इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, जीरो, मतलब कि n इक्वल टू W। आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू W। एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर 10 न्यूटन, और बेचारा नीचे 3 न्यूटन लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 3 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स क्या बचेगा, 7 न्यूटन, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो इसका 3 उसके 3 को बैलेंस कर देगा, बच गया एक्स्ट्रा कितना, 7, है ना, 7। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, 10 माइनस 3 मतलब 7 न्यूटन। कहाँ, ऊपर या नीचे, तो ऊपर। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, उसको देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे। हालांकि दोनों एडिशन ही है, ये तो आप अभी जानते नहीं होंगे, वेक्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं, ये टिन के लिए इतना काफी है। तो ये नेट ऐसे निकालते हैं। तो अभी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि नॉर्मल ऊपर है, वेट नीचे है, तो आपने सब्सट्रैक्शन किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, देखा क्या वो जीरो आ रहा है, कुछ है ही नहीं, रेस्ट में है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स नेट भी क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, या आप बोलेंगे F net on the block is equal to n minus W। F net जीरो है, therefore n is equal to W। W क्या होगा, बॉडी का वेट, वेट क्या होगा, mg। तो नॉर्मल क्या फाइंड हो गया, नॉर्मल फाइंड हो गया mg। मैं आज क्लास 10 का स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतना बेसिक्स बोल रहा हूँ, जिनको प्रॉब्लम होगा उनका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है टेंशन फोर्स। अगला फोर्स कौन सा है, अगला फोर्स जो है वो है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, देखिए नाम से ही लग रहा है टेंशन, टेंशन ले मत लीजिएगा आप लोग। क्या होता है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स आता है ड्यू टू टाइटनेस। अभी आपने उस ब्लॉक को सपोर्ट करने के लिए हाथ लगा दिया, आप बोले मान लीजिए आपके हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इतना भारी है, कब तक इसको लेके खड़े रहेंगे, कब तक इसको यहाँ पे रखेंगे, तो आप क्या आइडिया लगाएंगे, अच्छा एक काम करते हैं, हमको यहाँ पे इसको रखना है लटका करके, मतलब किस हाइट पे रखना है, तो हम एक काम करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं और इस चीज को बांध के ऊपर टंग देते हैं, यहीं पे रहेगा, ये भी कर सकते हैं आप, है ना। तो अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बैलेंस करके रखा था, कब तक रखेंगे आपको, तो आप एक काम करिए, इसको बांध के लटका दीजिए ऊपर, तो वो जो इसका वेट नीचे जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि रस्सी इसको ऊपर खींच के रखेगा, क्या करके रखेगा, खींच करके रखेगा, पुल करके रखेगा, इसलिए इसका नाम है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स कैसे होता है, तो पहला बात याद रखिएगा, टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ होता है, ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ होता है। तो पहला बात कि टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग में, थ्रेड में, रोप मतलब रस्सी में, वायर में, ठीक है, और भी इस तरह की चीजों में हो सकता है। ये हो गया टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, तो ये ऑलवेज पुलिंग नेचर का होता है। ऑलवेज क्या करता है, ऑलवेज ये किसी को भी पुल करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका एग्जांपल, ये मैंने प्लेटफॉर्म है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि स्मूथ है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी कभी किसी सरफेस में दिया नहीं होगा कि स्मूथ है या रफ है, तो वो स्मूथ ही कंसीडर होगा। ठीक है, आप उसको स्मूथ ही मानेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये भी हो सकता है कि दोनों का मास इक्वल हो, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब क्या है कि दोनों को हम लोग क्या कर दिए, एक स्ट्रिंग से बांध दिए, एक रस्सी से बांध दिए। ठीक है, बांधने के बाद क्या कर रहे हैं, m2 को भी इधर खींचा जा रहा है और m1 को भी इधर खींचा जा रहा है, या फिर मान लीजिए m2 इधर भागना चाह रहा है और m1 इधर मूव कर रहा है और m2 इधर। तो जैसे ये लोग मूवमेंट करेगा तो इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टाइटनेस। मान लीजिए किसी ने मुझे रस्सी से बांध दिया और उधर एक और इंसान है
मेरा फ्रेंड है, उसको बांध दिया, अब मैं इधर जा रहा हूँ, वो पीछे जा रहा है, तो स्ट्रिंग में दोनों क्या टाइट हो जाएगा। अब मुझे लगेगा कि मेरा दोस्त मुझे पीछे खींच रहा है, यही ना होगा, और उसको लगता होगा बेचारा को कि मेरा दोस्त आमिर वो मुझे पीछे खींच रहा है। तो दोनों क्या फील कर रहा है? दोनों फील कर रहा है कि भाई वो हमको पुल कर रहा है, वो हमको पुल कर रहा है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। क्या वो डायरेक्ट हाथ पकड़ के पुल कर रहा है? नहीं, थ्रू स्ट्रिंग पुल कर रहा है, थ्रू टच, बाय कांटेक्ट। ये कांटेक्ट है, रस्सी काट दो, कांटेक्ट खत्म, टेंशन खत्म। तो टेंशन फोर्स भी थ्रू कांटेक्ट एक्ट होता है, इसीलिए टेंशन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स के अंदर में रखा गया है। और आप देखिए इस चीज को, तो जब ये इधर भागना चाहेगा, जब ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा, तो इसको लगेगा कि ये रस्सी इसको पीछे खींच रहा है, तो इसको फील होगा कि ये स्ट्रिंग उसको पीछे खींच रहा है, और इसको फील होगा कि ये स्ट्रिंग उसको इधर खींच रहा है। तो टेंशन जो है दोनों के लिए क्या होगा? ऑलवेज पुल नेचर का होगा। बात समझ रहे हैं? टेंशन जो होगा वो दोनों के लिए क्या होगा? ऑलवेज पुलिंग नेचर का होगा। एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेंशन को समझ रहे हैं कि टेंशन हम लोग स्ट्रिंग में दिखाएंगे कैसे। हम आगे जाकर के जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थोड़ा लेवल अप करके करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 में जितना है एग्जैक्टली उतना ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि अगर हमको बोर्ड्स में टॉपर बनना है, 100 में 100 चाहिए फिजिक्स में, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या है, अपना जो लेवल होगा बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले क्या रखना होगा? थोड़ा सा ऊपर रखना होगा। तो वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। आप लोग जो भी मैं बेसिक्स बताऊं उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और एक स्टेप में पढ़े। स्टेप में पढ़ने से क्या होता है ना, सब कुछ एक वे में समझ में आता है। एक स्टेप में ये फायदा होता है हमको, सब कुछ समझ में आता है कि अच्छा इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा। रैंडमली किसी मत पकाइए इसको। तो आप समझ गए। तो दूसरा फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अगला फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन को। क्या डिस्कस करने वाले हैं? फ्रिक्शन। 2 हो गया। अब बाकी है नंबर सी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे होगा? फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन फोर्स या नॉर्मली फ्रिक्शन लिख सकते हैं हम सिंपल इसको फ्रिक्शन। अब देखिए एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है। देखिए रफ बोला गया है तो ही यहाँ फ्रिक्शन कंसीडर होगा, वरना फ्रिक्शन कंसीडर नहीं होगा। ये रफ सरफेस है। इस पे हम लोगों ने क्या किया कि एक ब्लॉक को रख दिया, इसका मास सेम है। अब क्या है, आप क्या करेंगे, ये ब्लॉक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैंने एक व्हील रख दिया, एक व्हील रख दिया मैंने, व्हील। आपने ब्लॉक को धक्का मार दिया। जैसे आप ब्लॉक को धक्का मारेंगे, पुश कर देंगे, तो ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्लाइड करेगा। मान लीजिए ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, और अगर इसका बात करेंगे, अगर ये घूमेगा, ब्लॉक इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है। तो वो मोशन जो घूम नहीं सकता है उसको नॉर्मली क्या बोलेंगे? स्लाइड करता हुआ जा रहा है, वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है। और जो घूम सकता है उसको क्या बोलेंगे? वो रोलिंग करता हुआ जा रहा है, रोलिंग मोशन, ठीक है। अब देखिए कि स्लाइड और रोलिंग मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है थोड़ा सा। स्लाइड में सिर्फ लीनियर हो रहा है मूवमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लीनियर शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे मोशन में सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा है, स्लाइड। तो स्लाइड वाले केस में ओनली लीनियर मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? लीनियर मोशन। लेकिन रोलिंग में एक साथ दो काम हो रहा होता है। कैसे? भाई ये घूम भी रहा है, therefore रोटेशनल मोशन। घूमने वाले मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, बोथ रोटेशनल मोशन प्लस लीनियर मोशन। बात समझ गए? तो क्या होता है कि रोलिंग मोशन का मतलब होता है बोथ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। आप देखेंगे नेचुरली क्या होगा, कुछ देर के बाद ये स्लाइड करते करते रुक जाएगा। मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि u था, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? कहीं पहुंच के 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, तो फाइनल वेलोसिटी कहीं भी पहुंचे क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि फाइनली दोनों पहुंच जाएगा रेस्ट की तरफ। कहां पहुंच जाएगा? रेस्ट की तरफ पहुंच जाएगा। अब आप बताइए, ये मोशन से रेस्ट में आ गया। रूल के हिसाब से अगर ये मूव कर रहा है तो इसको मूव करते रहना चाहिए था। कैसे रुक गया? लॉ ऑफ इनर्शिया तो यही बताया ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लगातार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना हो। मतलब कि अगर फोर्स हो तो क्या होगा?
तो ये होगा कि उसका इनर्शिया चेंज हो जाएगा, वो मोशन में तो रेस्ट में आ सकता है और रेस्ट में तो मोशन में भी आ सकता है। तो आप बताइए, अभी ये मोशन से रेस्ट में आ गया और ये भी मोशन से रेस्ट में आ गया, तो कहीं ना कहीं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया होगा। तो आइए इस चीज को हम दिखाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को। अब क्या है, अब अगर हम इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले ब्लॉक कर लेते हैं, तो पहले ब्लॉक को अलग कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, और फ्री करने के बाद उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं फोर्स को दिखाइए। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में जो मेन कंसेप्ट होता है वो फोर्स दिखाना होता है। आपको दिल करेगा भी दिखा देंगे, वाली बात है, उसमें काटा नहीं जाएगा, दिखा सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, जो अगर आपको राइट सॉल्व करना है तो फोर्स का दिखाना जरूरी है, बाकी कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए क्या क्या फोर्स होगा इसके ऊपर। तो आप पहले फोर्स ड्रॉ करना सीखिए। पहले इसका वजन नीचे होगा, इसका वेट कहाँ होगा, इसका वेट नीचे होगा, हो गया। और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब ग्राउंड नीचे से क्या लगाएगा, उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए फोर्स, मतलब ग्राउंड क्या चाहेगा कि भाई तुम नीचे मत आओ। तो ये और ये तो मैंने भी पढ़ा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये दूसरे को मिला क्या करता है, कैंसिल कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो आप दिखाएंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखा सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, फाइनली जीरो, खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले हटा दिया, आप डायग्राम में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिखा सकते हैं क्योंकि ये बड़ी डायग्राम है, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो, खत्म। अच्छा, और कोई फोर्स बचेगा क्या, अच्छा हाँ, ये रुक गया, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कहाँ था, आगे था, तो अगर ये रुक गया तो जरूर कोई ना कोई एक फोर्स है जो पीछे एक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर ये रुका है तो मैंने सिखाया था अभी कुछ देर पहले, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोकना होता है तो फोर्स को क्या लगाते हैं, उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में लगाते हैं, और अगर वेलोसिटी बढ़ाना होता है तो फोर्स उसके अलोंग लगाते हैं। तो यहाँ तो वेलोसिटी घट रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो बिल्कुल अगेंस्ट में हो रहा है ना। और वो फोर्स कौन है, वो यहाँ पे कांटेक्ट में जो रफ है, वो रफनेस एक फ्रिक्शन लगा रहा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल्स में एक घर्षण हो रहा है, उस घर्षण से क्या हो रहा है, फोर्स आ रहा है। अच्छा, वो फोर्स कहाँ होगा, तो अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी तो रुक रहा है ना। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बॉडी के रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। अगर आप रिलेटिवली किसी के रिस्पेक्ट में आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे होगा। तो अगला जो है, जो जैसे मान लीजिए मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे चल रहा हूँ, और मैं पूछूंगा आपसे कि बाबू बताओ मैं आगे जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। देखिए मैंने पूछा आपसे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो आप बोलेंगे फटाफट कि सर फ्रिक्शन जो है वो पीछे लगेगा, क्योंकि अभी आपने सिखाया कि आप अगर आगे जाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट में एक्ट करेगा। फ्रिक्शन का नाम ही है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रुकावट। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज रुकावट पैदा करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक बात को याद रखिए, जब हम लोग चलते हैं ना तो फ्रिक्शन में आगे जा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन पीछे नहीं, फ्रिक्शन आगे है, फ्रिक्शन आगे है। अब बोलिए जैसे आप तो भी बताया कि फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है मैंने बताया, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया, आपने गौर नहीं किया, मैंने वर्ड यूज किया रिलेटिव मोशन। वर्ड क्या यूज किया मैंने, रिलेटिव मोशन। मैंने ये नहीं कहा कि बॉडी का मोशन आगे है फ्रिक्शन पीछे होगा। रिलेटिव मोशन मतलब आप रिलेट करके देखिए, सिर्फ मोशन मत देखिए, सिर्फ मोशन से देखिए तो गड़बड़ हो सकता है। देखिए गड़बड़ हो गया, आपने यहाँ ब्लॉक के हिसाब से सोच लिया, अच्छा ब्लॉक आगे जा रहा है फ्रिक्शन पीछे, तो आदमी पे वैसा ही होगा, आदमी आगे जा रहा है फ्रिक्शन पीछे, क्योंकि आपने एकदम सिंपल समझ लिया, इसको रिलेट नहीं किया, रिलेटिव में नहीं देखा। आप देखिए होता क्या है, ये ग्राउंड है ना, जब मैं चल रहा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ ना, लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब मेरा पैर चलता है तो देखिए गौर कीजिए, हम लोग पैर को क्या करते हैं, जब आगे जाते हैं तो पैर को पीछे मारते हैं ना, ऐसे मारते हैं ना। तो रिलेटिव मोशन ऑफ मैन, मैन मतलब लेग, एक्चुअली फ्रिक्शन कौन फील कर रहा है, फ्रिक्शन लेग फील कर रहा है। तो रिलेटिव मोशन ऑफ लेग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिएगा आप, ना कि मैन देखिएगा। तो रिलेटिव मोशन ऑफ लेग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ हो रहा है, जब हम आगे जाते हैं तो पीछे की तरफ हो रहा है, पीछे ऐसे ना दौड़ते हैं हम लोग, दौड़ते हैं ये चीज, तो ये चीज आप समझ रहे हैं, इस चीज को देखिए ऐसे। तो आप पैर को रिलेटिवली ग्राउंड के रिलेटिव में कहाँ मार रहे हैं, पीछे। तो आप पैर को उसके रिलेटिव में पीछे मारेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, आगे। समझ रहे बात को ना। तो फ्रिक्शन जो होता है ना वो कांटेक्ट के पास है। तो रिलेटिव मोशन बॉडी का नहीं देखना है, रिलेटिव मोशन कांटेक्ट का देखना है, समझ रहे ना। तो आप सबसे पहला बात समझेंगे फ्रिक्शन क्यों होता है, ड्यू टू रफ सरफेस, ड्यू टू रफ सरफेस, रफ सरफेस ये कारण हो गया, ठीक है। कहाँ होता है, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, है ना। और रिलेटिव मोशन किसका देखेंगे, कहां देखेंगे, देखेंगे एट कांटेक्ट, हम पूरे बॉडी का नहीं देखेंगे, एट कांटेक्ट क्या हो रहा है, बात समझ रहे हैं। ये सब बात क्या है, कुछ बच्चे समझते नहीं है, फटाफट देख लेते याद कर लेते हैं। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट ऐड किया ना, ये 99.9% बच्चा नहीं जानता होगा,
वो पूरे बॉडी के ही दिखेगा रट्टा मार के। तो आपको ये बात समझना है कि जो रिलेटिव मोशन देखना है वो एट कांटेक्ट पे देखना है, पूरे बॉडी में क्या और मसला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा आप देखिए, तो इसका भी वैसे ही करते हैं ब्लॉक का। तो ब्लॉक से क्या मतलब है, वो ब्लॉक से मतलब नहीं है, इसका कांटेक्ट कहां जा रहा है, कांटेक्ट भी तो आगे जा रहा है बॉडी के साथ ना, कांटेक्ट आगे जा रहा है, फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है कि हम इसका देखते हैं, व्हील का देख लेते हैं। तो व्हील को एफबीडी ड्रॉ करते हैं। व्हील का एफबीडी क्या होगा, व्हील का एफबीडी होगा कुछ ऐसा। व्हील में क्या होता है, वो फ्रिक्शन निकालने का दो तरीका होता है। क्लास 10 में मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, दो तरीका होता है, लेकिन फिलहाल मैं उतना नहीं जा रहा हूं। तो अभी मान लीजिए कि ये व्हील के सेंटर पे फोर्स आगे है, सेंटर में मैंने दिखाया, देखिए फोर्स टेंजेंट पे भी होता है, लेकिन मैंने जो आंसर दिखा रहा हूं वो सेंटर से दिखा रहा हूं, ठीक है। कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, पूरे बॉडी का मतलब, पूरा बॉडी कहां पे, सेंटर पे अज्यूम होता है ना, पूरे बॉडी का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे, ठीक है। तो मैंने जब फोर्स लगाया तो ये व्हील भी आगे गया, व्हील कहां गया, आगे गया, और व्हील के साथ साथ ये जो कांटेक्ट है, कोई भी पॉइंट, ये कांटेक्ट में कहां जा रहा है, आगे जा रहा है ना, इसके आगे जा रहा, फोर्स कहां जा रहा है, आगे। तो अगर ये कांटेक्ट आगे जाएगा, ये कांटेक्ट आगे जाएगा, तो ग्राउंड क्या लगाएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा ना, ग्राउंड फ्रिक्शन कहां लगाएगा, पीछे लगाएगा, कि नहीं तुम आगे मत जाओ, तुम रुक जाओ। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोज में एक्ट करना। आप रिलेटिवली आगे जा रहे हैं, फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे होगा हमेशा, और आप रिलेटिवली पीछे आएंगे तो फ्रिक्शन कहां होगा, आगे होगा। इसका एक और आंसर होता है, वो मैं अभी क्लास 10 में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो काफी डेप्थ में है वो सब चीज। तो जब भी फोर्स सेंटर पे होगा, तो अगर मेरा देखिए, ये मेरा सेंटर, ये मेरा पेट, ये सेंटर है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि ये आगे चला गया, मेरा पैर पीछे रह गया। तो अगर हम आगे गए हैं, समझ रहे ना, जैसे ये पेन है, देखिए इस चीज को, व्हील वाला एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये पेन है, ठीक है, ये सेंटर शिफ्ट किया आगे, तो ये तो नीचे वाला भी शिफ्ट करेगा आगे ना। फिर देखिए रोलिंग मोशन हो रहा है, जैसे कि रोल कर रहा है ना, ये रोलिंग मोशन है। तो ये इसका सेंटर आगे बढ़ रहा है, और इसके नीचे का कॉन्टैक्ट, ऊपर का पोर्शन, हर जगह पोर्शन, हर पोर्शन कहाँ जा रहा है, आगे। तो जब एक व्हील आगे जा रहा है, व्हील का सेंटर आगे जा रहा है, तो उस सेंटर के साथ पूरा बॉडी का पूरा हिस्सा आगे जा रहा है, तो पूरा हिस्सा, तो नीचे का हिस्सा भी कहाँ जाएगा, फोर्स से आगे, फ्रिक्शन कहाँ जाएगा। तो ग्राउंड क्या बोलेगा कि तुमको अपोज करेंगे, हम तुमको फ्रिक्शन पीछे लगाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आगे हम लोग ड्राइव करेंगे, पहले फ्रिक्शन ये हम लोग समझ गए कि एक्चुअली होता क्या चीज है, समझ गए। तो आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, तब तक मैं इसको नोट कर लेता हूँ। सब मिटाने के बाद हम लोग इसको देखेंगे अब स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, उसके बाद कोलिजन फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखते हैं, स्प्रिंग फोर्स, अब देखिए स्प्रिंग फोर्स, देखिए वो फोर्स जो स्प्रिंग में एक्ट करता है, स्प्रिंग एक्ट करता है, स्प्रिंग की वजह से एक्ट होता है, सारे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि इस दौर में ऐसा कोई बच्चा हो जिसको स्प्रिंग ना मिला हो, स्प्रिंग ना देखा हो, हर एक स्टूडेंट जानता है स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी स्प्रिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानना है मुझे, अब मैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में डायरेक्ट बात करता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये वर्टिकल वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है, और मैंने क्या किया, इस वर्टिकल वॉल के साथ मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग अटैच कर दिया। और कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स लाइक टेंशन के फोर्स के जैसा होता है क्या, लाइक टेंशन फोर्स होता है, तो आंसर है उसके जैसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम, फर्क है, सिमिलरिटीज है कि ज्यादातर स्प्रिंग फोर्स हम टेंशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ये है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स टेंशन फोर्स सेम है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सेम होता तो हम लोग की स्टडी क्यों करते, एक साथ दोनों को पढ़ लेते, अलग से क्यों पढ़ते। तो डिफरेंस भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो उतना डिफरेंस तो हम लोग क्लास 10 में नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ इतना डिफरेंस जो भी सिलेबस के अंदर में है और उससे थोड़ा ज्यादा हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं, ये ब्लॉक हम लोग इसमें अटैच कर दिए, कोई भी ब्लॉक, इसका मास सेम है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग का जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग लेते हैं वो मासलेस लेते हैं, मतलब कि उसका कोई मास कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग ब्लॉक लगाते हैं ना, मान लीजिए ब्लॉक 50 kg का है,
अब स्प्रिंग छोटा सा बेचारा हो, कितना का होगा, कुछ ग्राम होगा, 0.1 ग्राम, मिलीग्राम या 0.10 ग्राम, ऐसे कुछ होता होगा, या 10 ग्राम, 5 ग्राम। तो वो जो स्प्रिंग का मास है वो पूरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग इसीलिए स्प्रिंग बहुत हल्का लाइट स्प्रिंग लेते हैं जिसका मास ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि स्प्रिंग का मास नहीं होता है, भाई स्प्रिंग में कुछ ना कुछ मास है तब तो स्प्रिंग है, लेकिन इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग जो स्प्रिंग पढ़ते हैं वो स्प्रिंग कौन सा स्प्रिंग है, नेग्लिजिबल मास वाला स्प्रिंग है, मतलब मास को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब हो गया, अब क्या है कि आप इस ब्लॉक को इधर ले जाना चाहते हैं। जैसे आप इसको इधर ले जाना चाहेंगे तो आपको फील होगा कोई रोक रहा है, ब्लॉक को आने से रोक रहा है, कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है? स्प्रिंग खींच रहा है। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गया, वो क्या चाह रहा है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई तुमको हम जाने नहीं देंगे। क्यों जाने देंगे, बांधा हुआ है ना। तो आपको ऐसा फील हुआ सर ये तो वैसा ही काम किया जैसे स्ट्रिंग काम करता है। मान लीजिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग बांध देंगे तो स्ट्रिंग कैसे ही करेगा, देखिए स्ट्रिंग ऐसा करेगा, लेकिन स्ट्रिंग जाने नहीं देगा। आपको अगर आगे ले जाना तो स्ट्रिंग तोड़ के ले जाएंगे स्ट्रिंग, लेकिन स्प्रिंग क्या है, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आगे जाने देगा। तो स्ट्रिंग में और स्प्रिंग में फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। अगर आप बांध के रखे हैं तो या तो आप उसको तोड़ के ले जाइए या आप घिसते रहिए, जब तक टूटेगा नहीं तब तक आगे जाएगा नहीं। तो स्ट्रिंग मतलब रस्सी वाले केसेस में, रोप वाले केसेस में ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन जब स्प्रिंग फोर्स पुल करेगा तो ये डिस्प्लेस कर सकता है उसके अगेंस्ट में। आप लोग देखते हैं वो आगे बढ़ जाता है। तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क ये हुआ कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में पुल कर रहा है, लेकिन इसके पुल के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, उसके पुल के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है, फिलहाल दिख रहा है कि ये पुल कर सकता है, ये पुल कर सकता है। अच्छा बाकी क्या होगा देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं आप इसको हटा दीजिए, आप ये जो फोर्स ऐसे नहीं लेकर के ऐसे लगा दिए, मतलब आप पुश कर रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं F फोर्स से, कुछ फोर्स से, तो आप देखेंगे पुश करने से कोई आपको लग रहा है कि आपको कोई आपको धक्का मार रही है, आसानी से जाने जा रहा है, ये बिल्कुल इजीली नहीं जा रहा है। आप स्प्रिंग खोल दीजिए इजीली जाएगा, लेकिन जब स्प्रिंग लगा के कर रहे हैं देखिए थोड़ा कुछ अजीब सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, लग रहा है कि हम किसी के आगे धक्का मार रहे हैं। कौन? अरे भाई स्प्रिंग है। अब क्या आप धक्का मारेंगे तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, धक्का मारेगा। जैसे आप छोड़ेंगे, जैसे छोड़ेंगे फिर से ऐसे आ जाएगा, है ना। यही होता है स्प्रिंग में, आपने इधर पुश किया, छोड़ा, फिर इधर आ गया। क्योंकि आप जब पुश करेंगे तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, पुश करेगा। अच्छा तो ये यहाँ पे देखा वो क्या कि स्ट्रिंग में, रस्सी में आप किसी को पुश नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने अपने दोस्त के हाथ में एक रस्सी दिया, एक रस्सी आपके हाथ में, ठीक है, आप खींच के पुल करके आप अपने दोस्त को बुला सकते हैं, अपने गिरा सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, ये स्ट्रिंग में। लेकिन आप वही स्ट्रिंग आप बोलिए दोस्त को पकड़ लो हाथ में और ये स्ट्रिंग तुम्हारे हाथ में, और स्ट्रिंग को आप धक्का मारेंगे तो आपका दोस्त गिर जाएगा या आपका दोस्त कहीं चला जाएगा। नहीं, आप स्ट्रिंग के थ्रू रोप, थ्रू रस्सी आप किसी को धक्का नहीं मार सकते, आप पुल कर सकते हैं। रस्सी के थ्रू आप किसी को खींच सकते हैं, धक्का नहीं मार सकते हैं। मतलब कि स्ट्रिंग वाले केस में, वायर वाले केस में पुल पॉसिबल है, मतलब टेंशन ओनली पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। लेकिन स्प्रिंग फोर्स में क्या देख रहे हैं आप पुल किए तो वो भी पुल किया, आपने पुश किया तो वो भी क्या किया, वो भी पुश किया। इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग फोर्स में भी पुल हो सकता है, में भी पुश हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एजेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पुश फोर्स या स्प्रिंग के ऊपर पुश फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग भी पुश कर देगा, अगर आप पुल करेंगे तो स्प्रिंग भी पुल कर लेगा, है ना। तो ये अब सवाल है कि ये स्प्रिंग फोर्स कब आ रहा है, कब आ रहा है। अगर ब्लॉक यहीं पे रहेगा, देखिए स्प्रिंग कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, आप आगे बढ़े तो धक्का मारा आपको, आप पीछे गए तो खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने पोजीशन से शिफ्ट कर रहे हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट, तभी ये फोर्स आ रहा है ना। यही देख रहे हैं हम लोग ना। तो जिस पोजीशन पे स्प्रिंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जहां पे बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर अभी देखिए कुछ फोर्स नहीं है, आप भी नहीं लगा रहे, वो भी नहीं लगा रहा है, तो ब्लॉक के जिस पोजीशन पे कुछ फोर्स एक्ट नहीं होता है, इस तरह की पोजीशन का नाम होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे कहीं से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि F नेट रिजल्टेंट 0, ये होता है मीन पोजीशन। तो स्प्रिंग फोर्स कब आएगा, जब आप डिस्टर्ब होंगे फ्रॉम मीन पोजीशन से। यहां पे लिख लेते हैं स्प्रिंग फोर्स कब आएगा, व्हेन डिस्टर्ब या डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ गए ना। जब तक आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होंगे, या तो आप आइदर राइट और लेफ्ट कहीं भी डिस्प्लेस होइए, वो आ जाएगा।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन। आप इधर डिस्टर्बेंस कीजिए या इधर, अब मान लीजिए आप इधर x चले गए, कितना घर चले गए इधर x, आप इधर भी जा सकते हैं x, इधर भी जा सकते हैं x या x, तो आप इधर x देखिए आप इसको खींच रहे हैं तो वो आपको पुल करना स्टार्ट करेगा, और खींचेंगे और पुल करेगा, और खींचेंगे और पुल करेगा। एक टाइम ऐसा होगा कि साहब अब हम खींच नहीं पाएंगे। क्यों? आप गौर कीजिए, कभी कोई रॉड वगैरह आपने ऐसे ऐसे बेंड किया है, देखिए आप बेंड करेंगे उसको बोलेंगे नहीं मुझसे अब बेंड नहीं होगा, कि जितना ज्यादा आप डिस्टर्ब करेंगे रॉड के अंदर भी फोर्स आएगा वापस जाने के लिए। ठीक इसके जैसा आप जब इधर पुल कर रहे हैं तो स्प्रिंग में फोर्स आ रहा है बुलाने के लिए, और आप जितना डिस्टर्ब होंगे मीन से अपना, जितना ज्यादा डिस्टर्ब होंगे वो वापस बुलाने के लिए तो ज्यादा ताकत लगाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, आप और दूर ले जाएंगे और बढ़ेगा, और दूर ले जाएंगे और बढ़ेगा। एक टाइम आप बोलेंगे क्या नहीं अब मैं नहीं खींच पा रहा हूँ, कि स्प्रिंग फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप उसके अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, कब? जब आप मीन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना, जब आप मीन से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब कि मीन से जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, where x क्या है? डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। आप मीन से जितना ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, आप इधर डिस्टर्ब होइए या इधर, आप इधर पुश करेंगे और पुश करेंगे और पुश करेंगे और पुश करेंगे, बोलेंगे अब मुझसे पुश नहीं हो रहा है, क्यों? कि स्प्रिंग फोर्स भी पुश कर रहा है, अब आपको आगे आने नहीं देगा, वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं F जो होता है डिपेंड करता है x ऊपर, या तो x इधर हो या इधर हो। x का मतलब मीन से डिस्टर्बेंस है, आप इधर डिस्टर्ब होइए या उधर डिस्टर्ब हो जाइए, ठीक है। और किस बात पे डिपेंड करेगा स्प्रिंग फोर्स, कि भाई स्प्रिंग कैसा है, पतला तार का है या मोटा तार का है, मतलब क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, नेचर ऑफ मटेरियल। एकदम मोटा सा रॉड का स्प्रिंग बनाएंगे और धक्का मारेंगे, इतना ताकत लगेगा उसमें, नहीं फोर्स बहुत ज्यादा आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स होगा। पतला सा वायर का आप स्प्रिंग बनाएंगे तो थोड़ा सा फोर्स आएगा। तो यहाँ से हटाएंगे तो हर कभी भी कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है, कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट? नेचर ऑफ मटेरियल। जिसका नेचर ज्यादा स्ट्रांग होगा, के ज्यादा होगा, स्प्रिंग का फोर्स भी ज्यादा होगा। पतला वायर का के कम होगा, स्प्रिंग का फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। तो ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये सब क्वेश्चन कब काम आएगा? जब आपके ऊपर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिरेगा, और जब प्रॉब्लम गिरेगा आपके पास कंसेप्ट रहेगा, आप आसानी से बनाएंगे। तो आज के बाद याद रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू kx होता है, ठीक है। समझ के बात को? तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काम सॉल्व करने में काम आएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। और लास्ट फोर्स है हम लोग का फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। फोर्स ड्यू टू कोलिजन खत्म। ये कांटेक्ट फोर्स आज के लिए, कांटेक्ट फोर्स का काम खत्म। अब आएगा नॉन कांटेक्ट। इसके बाद अब आता है फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। फोर्स ड्यू टू कोलिजन में क्या होगा? बहुत सिंपल। जब दो बॉडी आपस में टकराएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे पे क्या एक्ट करेगा? एक फोर्स एक्ट करेगा। देखिए एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है ना, कर रहा है ना मूव। जब ये लोग कोलिजन हो जाएगा तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? कुछ ऐसा होगा ना, ये लगाया उसके ऊपर धक्का उधर, ये बॉडी 1 है, ये 2 है, तो 2 लगाया धक्का किसके ऊपर? 1 के ऊपर, इधर। तो अब अगर आप इसको अच्छे से दिखाना चाहते हैं बाबू, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? पहले 1 का बना लेते हैं और जो फोर्स सब दिखा देते हैं। तो 1, इसका वजन कहाँ होगा? वजन नीचे होगा। अच्छा, ग्राउंड नीचे से क्या रहेगा? नॉर्मल, वो कहाँ होगा? ऊपर होगा। हम लोग को मालूम है, ये दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, कि बॉडी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा, बैलेंस खत्म। एन ऊपर एन भी नीचे, वरना बॉडी नीचे जा रहा है ना ऊपर, मतलब बैलेंस नीचे कर लिया एक दूसरे को, हो गया। अच्छा, दूसरा कोई फोर्स, तीसरा फोर्स, 2 हो गया। तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे धक्का मारेगा इधर, ऐसे है ना, इधर धक्का मारेगा ऐसे, तो ये फोर्स सेंटर से होकर जाएगा ना। तो जब भी कोई बॉडी पे हम फोर्स दिखाते हैं, सेंटर पे दिखाते हैं, देखते हैं mg ऐसे दिखाते हैं, mg सेंटर से। तो ऐसे एक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एक्ट किया, लेकिन आप दिखाएंगे कैसे? ऐसे आगे बढ़ा देंगे उसको ऐसे, और आप सिर्फ सेंटर से दिखाएंगे। आप क्या बोलेंगे कि सेकेंड बॉडी जो है, पहले बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट किया? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू
सेकेंड बॉडी, इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। ठीक उसी तरह से ये दूसरे बॉडी में फोर्स एक्ट किया होगा, क्या होगा ना, तो क्या होगा mg नॉर्मल बैलेंस, और इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इधर फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, अब सेंटर पे दिखाएंगे, ऐसे आगे दिखा देंगे, ये बॉडी इसको इधर धक्का मार रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, क्यों, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा आपस में क्या होता है, दोनों इक्वल ही होता है। ठीक है, आप लोग सारा कांटेक्ट फोर्स को एक जगह अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, बाकी आप इसको नेक्स्ट देखेंगे कौन सा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से आप इसको।